अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोग्राफी बाय एन फातिमा। हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान सीज़न 2 की नई किस्त के साथ। पढ़िए और एंजॉय कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू देना मत भूलिए। एंजॉय रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब एन मुर्तज़ा हिस्सा अव्वल। उसकी बोझल आंखों की धुंधलाहट धीरे धीरे छट रही थी। मंजर साफ होने पे जो चेहरा उसके सामने मौजूद था वो उसके बाप का था। डैडा, मुज़महल चेहरा लिए खुश लबों को वाक़ई बहुत धीमे से पुकारा। डैडा के दिल, अब कैसी तबीयत है मेरी शहजादी की? जनरल रज़ा उसके नीम गर्म माथे पे हाथ फेरते शफ़क़त से दरियाफ़्त कर रहे थे। वो इस वक्त अपने बाप के घर खारिया में मौजूद थी। जब बेहोश हुई थी तो वक्त सुबह का था, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता दिन शाम में ढल रहा था। एक नज़र अपने चारों अतराफ डालकर वो अब फिर उनकी जानिब मुतवज्जा थी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुर्तज़ा और नाराज़ हो जाएगा। उसे इस हाल में भी उस दुश्मन जान की ही फिक्र थी। मेरे दिल, आपको उसकी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपको बस अपना और हमारे नए मेहमान का बहुत सारा ख्याल रखना है। रहने दें उसे नाराज़, मैं भी देखता हूँ अब वो मेरी जान को यहाँ से कैसे लेकर जाता है। कितना समझाया भी कि आपसे मिलकर जाए, पर उसकी जिद। उनके माथे पे खफगी के बल उभरे हुए थे। नया मेहमान? उसके बरक्स एन ने खदरे हैरत और नासमझी से दोहराया, जिस पर जनरल रज़ा ने गहरी मुस्कुराहटी आंखों को जुम्बश देते उसका माथा चूमा था। माथे पे नजर आने वाले नाराज़गी के बल की जगह खुशी की नवीद ले चुकी थी। उनकी महज एक इशारे ने इनकी हैरत को खुशगवार मुसरत हया से तब्दील कर दिया था। डैडा, आप सच कह रहे हैं? मैं मुस्कुराती आंखों से बेयकीनी से दोबारा तस्दीक चाही। मुरझाए हुए चेहरे पे ताजगी की बहार खिल रही थी। सब कांच सी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। हाथ बेसाख्ता ही उस नए वजूद को महसूस करने पेट पे गया था। बिल्कुल सच मेरी जान, मैं नाना बनने वाला हूँ और मेरी यानी दिल मम्मा। उन्होंने खुशी खुशी कहते फिर से इनको प्यार किया और उसके आंसू साफ करते सीने से लगा लिया। और मुर्तज़ा डैडी। उस लम्हे वो अपनी हर तकलीफ भुला बैठी थी। ममता का खुशनुमा एहसास उसके पूरे वजूद को अपनी अनोखी सरशारी के हिसार में लिए हुए था। उसने खुशी से मीर को भी शामिल किया, जिस पे जनरल रज़ा की मुस्कुराहट सिमटी थी। वैसे तो इस खबर को सुनने का पहला हक उसी का था, पर उसने आपके साथ इतनी लापरवाही दिखाकर मुझे बहुत मायूस किया है। मैं बहुत नाराज़ हूँ उससे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब अपनी डिलीवरी तक आप मेरे साथ ही रहेंगी। और फ़ौरन उनसे अलग होकर भीगी आंखों से बाप को देखने लगी। जनरल रज़ा काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे थे। डैडा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुर्तज़ा कभी मुझे यहाँ रहने नहीं देगा, और आप जानते थे वो गुस्से का कितना तेज़ है। उसे मनाना हमेशा से मुश्किल रहा है। स्टॉप डिफेंडिंग हिम मैंने दिल। आप जानती आधे घंटे आप उसी जगह बेहोश रही। वो तो भला हो आपके ड्राइवर और गार्ड्स का कि उन्होंने आपके लेट होने पर खुद अंदर आकर देखने की जहमत कर ली, वरना आपको अंदाज़ा भी आपके साथ क्या से क्या हो जाता। शुक्र के दावर और नजीब डॉक्टर सामी को बर वक्त पड़ोस से बुला ले आए और उन्होंने आपको ट्रीटमेंट देकर इंजेक्शन देते ड्रिप लगाई। सामिया ने कहा है कि आप बहुत वीक हैं, ऊपर से इतना स्ट्रेस आपकी और बेबी की जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। एन भले वो आपका शौहर है, लेकिन अभी आपका बाप जिंदा है और मेरे होते हुए आपकी आंखों में इस तरह आंसू नहीं रह सकते। अब मैं आपको दोबारा उसके पीछे दीवानों की तरह रोने से सकने नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे साथ रहेंगी। अच्छा ठीक है डैडा, आप प्लीज़ गुस्सा मत करें। आप जैसा चाहेंगे वही करूँगी, बस उसे बता दीजिए, वरना उसे तकलीफ होगी। उन्हें ठंडा करने वो वापस उनके गले में दोनों बाहें डाले सर सीने पर टिकाया आहिस्तगी से बोल रही थी। दिल तो सितमगर की बेरहमी पर खुद भी बहुत मजबूर था, लेकिन माबैन रिश्ते का एहतराम और मोहब्बत ही थी जो वो हर बार उसकी बेरहमी जब्त कर जाया करती थी। आपकी रिपोर्ट्स भिजवा दी हैं, फिक्र ना करें। जनरल रज़ा ने उसके बालों में हाथ फेरते नरमी से बताया। फिर वो उसे खुद से अलग किए पास वाले मेज से फ्रूट और छुरी लेकर फल काटने लगे। डैडा, ये क्या कर रहे हैं? मैं कर लूँगी। चुपचाप बैठे रहें। अब आपने सिर्फ और सिर्फ आराम करना और मुझे अपनी अनिल के साथ उनके शहजादे का भी ख्याल रखना है, उन्होंने लाड भरी खफगी से जताकर कहा। एन अब सारे ब्रेड क्रम्स टिकाए बाप का खुशी से दमकता चेहरा देखकर मुस्कुरा रही थी। उनका अंग अंग बता रहा था कि वो इस खबर से कितना खुश थे। एक लम्हे के लिए उसका ध्यान फिर उसी जालिम मेहरबान की तरफ गया था कि जब उसका बाप इतना खुश था तो न जाने वो कितना खुश होगा जब उसे पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है। पर मुर्तज़ा को तो शहजादी चाहिए, उससे बेदहानी में ही कहा था, वरना बाप के आगे दोबारा उसका जिक्र करके उनका गुस्सा मजीद भड़काना मकसूद हरगिज़ नहीं था। मेरी शहजादी को दुल्हन से ख्याल करता नहीं है और अब नवाबजादे को अपनी शहजादी चाहिए। वो कलस कर बड़बाते इनको सेब खिला रहे थे। अल्लाह ऐसे सख्त दिल लोगों को बेटी नहीं देता। डैडा प्लीज़। एन ने अफसोस से देखा। अच्छा, I'm सॉरी मेरे दिल, उदास मत हो। आपको पता है आपके ससुराल को भी बड़ी ख्वाहिश थी बेटी की, मगर अल्लाह ने उसे दोनों बेटे दिए। इंशाल्लाह मेरी शहजादी की सूरत
मेरे दोस्त की दरीना ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। वो उसका उतरा चेहरा हाथों के प्याले में लिए लजाजत से कह रहे थे, इंशाल्लाह। वो उनके हाथ थामे वापस लेट गई। उसे फिर खुनूदगी महसूस हो रही थी। आप ठीक है नैन? जी डैडा, ठीक है, शाबाश, फिर आराम करें। मैं तब तक ज़रा कराची वालों को भी ये खुशखबरी दे दूँ, फिर हम साथ डिनर करेंगे। मैं दावर की बीवी को यहाँ बुलवा लिया है, वो मेरी गैर मौजूदगी में आपका ख्याल रखेगी। हो सकता है ज़ायरा भी आ जाए कुछ दिनों के लिए। वो उसे आराम करने की नसीहत करते कमरे से चले गए, जबकि ऐन अपने कमरे की दीवार पर लगी अपने और मीर की दीवार गिर तस्वीर देखने लगी। वो तस्वीर ज़ैनब और ज़ायरा के निकाह वाले दिन की थी। क्यों हो तुम ऐसे? तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे कि अब कभी मुझसे दूर नहीं होगे, तो फिर क्यों दी ये सज़ा? जानते हो तुम्हारी आवाज़ सुने बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। उसके बावजूद पिछले 2 दिनों से तुमने मुझे अपनी आवाज़ से तक महरूम कर रखा है। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे। मेरे लिए ना सही पर अपनी औलाद के लिए तो आओगे ना तुम मुर्तज़ा। आंसू एक बार फिर उसके गाल भिगो रहे थे। वो होंठ दांतों में दबाए मुमकिन हद तक अपनी आंखों को जब्त करने की कोशिश कर रही थी। अजीज़े जां, मेरी आंखें तेरे रस्तों पर टिकी हुई हैं। फूल मेरे होठों की सूरत राह में बिछने के लिए बेताब है। मेरी धड़कनों में शदीद शोर बरपा है। अपनी आवाज़ की रिमझिम से उन्हें इस्तराहत बख्शो। सांसें मुहाल हैं और चेहरे पर अफसरदगी, जाने कब तुम्हारा अक्स दीदा ज़ेब करे। अपनी आवाज़ की बांसुरी से मेरी मुर्दा होती समाअतों को ज़िंदगी बख्शो और मेरी आँखों की बसारत को अपनी झलक की नवीद दो। मुझे नज़र आओ कि मैं जी उठूं। इंतज़ार एक मुहाल दर मुहाल दुख है। शाम ढलकर रात में तब्दील हो चुकी थी। सियाह चादर ने पूरे शहर को अपनी स्याही की लपेट में ले लिया था। ये मंजर डिफेंस सर्विस अकेडमी का था, जब वो ट्रेनिंग के बाद अपनी रिहाइशगाह की तरफ जा रहा था। सर, तदहीर के अचानक सामने आ जाने पर बदमज़ा हुआ मगर रुक गया। अब वो अपनी फौजी पैंट की जेबों में हाथ और से काफ़ी संजीदगी से खड़ा तदहीर का ठंड से हल्का गुलाबी पड़ता चेहरा देख रहा था। पिछले 2 दिन का बदला उससे आज एक्स्ट्रा 2 घंटे की मशक्क़त करवाकर बहुत अच्छे से ले चुका था। वो मुझे मैम का नंबर चाहिए। मेरा बूथ पे नंबर आने वाला है, प्लीज़ दे दें, मुझे उनसे बात करनी है। उसके इतनी दिलेरी से नंबर मांगने पर मीर की बाएं आबरू सताइश में ऊपर उठी। उसकी सांसों की रफ्तार बता रही थी कि अपना हॉस्टल की बिल्डिंग से यहाँ तक उसके पीछे भागती हुई आई थी। क्या बात करनी है? अंदाज रूखा ही था, अलबत्ता वजह से भरपूर चेहरे पर तजस्सुस भर आया था। आंखें मखसूस अंदाज में छोटी हुई थी, जिसके बाएं अबरू के जरा ऊपर 2 लकीरें गहरी हो गई थी। ये मैं आपको क्यों बता? वो उसकी नज़रों की बढ़ती घूरी देख यकदम कहते कहते रुकी। अब वो सटपटा कर बात निभा रही थी। मेरा मतलब, मुझे उनसे सॉरी करना है। परसों रात वो मेरी वजह से बहुत परेशान हुई। आपकी इजाज़त के बगैर मुझे इतनी दूर ले गए। मैंने उन्हें बहुत मना भी किया कि मैं खुद चली जाऊंगी, पर उन्होंने फिर भी मुझे अकेले नहीं छोड़ा। कहा कि आप उन्हें नहीं डांटेंगे। अगरचे इस वक्त इस बात पे यकीन करना नामुमकिन था, पर बाबा के पास जाने की ख्वाहिश पे मैंने उन पे यकीन कर लिया। आप प्लीज़ मुझे उनका नंबर दे दें, मुझे उनसे बात करनी है, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। वो बहुत आजिज़ और समाजत से दस्त फैलाए हुई थी। सब आँखों में असली मासूमियत छलक रही थी। स्या ट्रैक सूट और उस पर लिया गया स्ट्रॉलर उसकी मैदे रंगत को मज़ीद दिलकश बना रहा था। मीर को अपने ऊपर अचानक ही घड़ों नगड़ों पाने की पड़ता महसूस हुआ। बहुत रो रही थी मुर्तज़ा, मुझे समझ नहीं आया। दूर हो एन, इस वक्त मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। बाहर फत खड़ा है, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। जस्ट लीव नाउ। उस रात का वो मंजर और पिछले 2 दिन में किए जाने वाले इनके तमाम कॉल्स मीर की नज़रों में घूम कर रह गए। उसके बरक्स तस्वीर बार बार अपनी दाएं कलाई पर मौजूद घड़ी देख रही थी, जिसमें 9:30 होने में 3 मिनट बाकी थे। सर प्लीज़, मेरा वक्त ख़त्म हो गया तो फिर इजाज़त नहीं मिलेगी। वो दोबारा मुल्तजी हुई, पर मीर उसे बगैर कोई जवाब दिए लोहे का जंगला खोलकर अपने घर के अंदर चला गया। तथीर ने बेबसी और गुस्से से आंखें मीच ली। आह, जहन्नुम में जाएं। 9:30 हो चुके थे। यकीनन दूसरी बिल्डिंग में अब उसकी बारी आ चुकी थी। वहाँ तैनात ऑफिसर्स का रोल नंबर पुकार रहा था। वो जितना तेज़ भाग सकती थी भाग रही थी। मिलाकर 1 मिनट की तेज़ दौड़ का इंतकाम हॉल नंबर 3 में हुआ था, पर हस्ब तवक्कुल उसकी बारी मिस हो चुकी थी। उसकी गैर मौजूदगी के पेश नज़र किसी दूसरे कैडेट को बुला लिया गया था। आपने अपना चांस मिस कर दिया जीसी तथीर। अब आपको अगले 2 हफ्ते तक फ़ोन बूथ के आसपास भी नहीं दिखेंगी। लेटर लिखिए, परसों कोरियर किया जाएगा। वहाँ मौजूद ऑफिसर ने नाक बहर चढ़ाए रूप से कहता उसके सर पे मजीद नया बम फोड़ गया था। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अपने कमरे में आकर भारी होते सर को दोनों हाथों में गिराए बेड पर बैठ गई। दिल बहुत अजीब हो रहा था। इतना तो उससे भी मालूम था कि यकीनन मीर ने उस रात एन को नहीं बख्शा होगा, जब भी वो उससे बिना मिले गायब हो गई थी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इनकी वजह से बाबा से भी बात नहीं हो सकती। ना जाने एन कैसे होगी। ये इंसान इतना बेहिस क्यों है आखिर? अब 2 हफ्ते बाबा से भी बात नहीं हो सकेगी। उफ तथीर, क्या ज़रूरत थी उनके पास जाने की?
वो बेइंतहा उदास नजर आ रही थी। जिसे तथीर दरवाज़ा खोलें। अचानक ग्राउंड पर मौजूद लेडी ऑफिसर की कड़क आवाज़ पर उसने बिजली की तेज़ी से उठकर कमरे का लॉक खोला, जो वो बेध्यानी में बंद कर आई थी। यह आपका ससुराल नहीं है जीसी तथीर, यहाँ किसी भी कैडेट को अलाउ नहीं है कि दरवाज़ा लॉक करे, अंडरस्टैंड? यस मैम। उसने भीगी पलकें झुकाए ज़ब्त से कहा। वो यूं ही तहकुमाना चाल चलते चली गई और तथीर का दिल किया धाड़े मार मार कर रोए या फिर मीर अली मुर्तज़ा का गला दबा दे। लेकिन ये सब कहाँ मुमकिन था। अभी तो उसे 6 महीने जहन्नुम में गुजारने थे, जहाँ आगे न जाने उस पर कितने जुल्म के पहाड़ टूटने वाले थे। कम ऑन एन, प्लीज फ़ोन उठाओ। फ़ोन कान से लगाए इधर से उधर टहलते हुए खासा बेचैन मुस्तरब नजर आ रहा था। भूरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एन का वो रोता हुआ समाया था। जानता था वो उसे उसकी गलती से कई गुना ज़्यादा सज़ा दे आया, पर अब खुद भी फिराक के अंगारों पर लौट रहा था। मौजूद सारिफ, आपका मिला हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए करम कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। डैम इट। उसका फ़ोन मुसलसल एंगेज जाने के बाद अचानक बंद हो जाने पे उसने परेशानी से अपने गार्ड दावर को कॉल घुमाई थी। इतना तो उसे बखूबी अंदाज़ा था वो जनरल रज़ा के साथ किसी सूरत खारिया नहीं गई होगी। हाँ दावर, एन कहाँ है? सर वो इस वक्त खारिया में रज़ा सर के घर हैं। व्हाट? उसे काफ़ी धचका लगा था। इतना हैरान क्यों रहे हो? भूल गए सुबह तुम ही तो कहकर गए थे कि ले जाइएगा उसे अपने साथ। फ़ोन पर अब दावर की जगह जनरल रज़ा की आवाज़ उठ रही थी। चाचू? उनके खिंचे खिंचे लहजे पर वो शर्मिंदा हुआ था, पर जल्द खुद को कंपोज करते गोया हुआ। एन को फ़ोन दीजिए, मुझे बात करनी है। पर मेरी बेटी को तुमसे कोई बात नहीं करनी, वो आराम कर रही है। जनरल रज़ा ने उसी बेलचक अंदाज से कहा। कैप्टन फाहद ने उन्हें बता दिया था कि उसने दीगर मसरूफियात के बायस अब तक वो रिपोर्ट्स नहीं देखी थी, जिन पर जनरल रज़ा की नाराज़गी कुछ और बढ़ चुकी थी। चाचू प्लीज़। अपनी तबीयत के बरक्स वो बहुत नरमी से काम ले रहा था। व्हाट प्लीज़ मुर्तज़ा? 2 दिन से जब वो तुम्हें रोते ससकते तुम्हारा इंतज़ार करती रही, तब तुम्हें उसकी याद नहीं आई, और जब अपना दिल कर रहा है तो तुम्हें उससे बात करनी है। वो दावर की मौजूदगी को बालाए ताक रखते ठीक ठाक भड़क उठे थे। बार बार इनका मजा हुआ चेहरा नज़रों में घूम रहा था, जैसे उन्होंने किसी शहजादी की तरह लाड प्यार और एहतराम के साथ बढ़ा गया था और मीर उसे रिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। दावर समझदारी और ताबेदारी का सबूत देते खुद ही अपनी जगह तब्दील कर चुका था। उससे दीगर गार्ड्स को भी लॉन से बाहर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भेज दिया। ये मेरा और एन का आपस का मामला है और हम इसे सुलझा सकते हैं। प्लीज़ उस फ़ोन दीजिए, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। बिलाकर उसका जवाब दे ही गया था। उससे ज़्यादा नरमी तो उसके अंदर थी ही नहीं दे रहा, ना ही अब तुम मेरी बेटी को फ़ोन करने की कोशिश करना। समझ के क्या रखा है तुमने उसे? उसकी माँ भले मर गई हो, मगर बाप अभी जिंदा है, और मेरे अंदर इतना दम है कि उससे और उसके बच्चों को बिना रुलाए, बिना कोई तकलीफ उजर दिए पाल सकता हूँ। टू हेल विद योर ब्लडी एंगर इश्यूज मीर अली मुर्तज़ा। रहो अब अपने गुस्से के साथ। मेरी बेटी कोई लावारिस नहीं है। उन्होंने शदीद गुस्से से लब भेजकर कहते फ़ोन काट दिया, जबकि दूसरी तरफ मीर का वजूद जैसे पत्थर का हो गया था। जनरल रज़ा ने उससे कितना कुछ सुना दिया था, अभी उसे सबकी कोई परवाह नहीं थी। उसका जहन तो महज उस एक जुमले पर अटक गया था, एन और उसका बच्चा। एन शदीद किस्म की बेयकीनी और मुसर्रत की कैफियत में डूबे, उसके लब हल्की सी जंबिश में फड़फड़ाए थे। इज शी एक्सपेक्टिंग माई चाइल्ड? सामने दीवार में नस्ब शीशे पर निगाह डालते उसने बेयकीनी से अपना अक्स देखा। शेर सी भूरी आंखों में खुशी की नमी चमक रही थी। दिल इस कदर तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। हाथों और पैरों में लर्जा वाज़े था। पेशानी और गर्दन पर पसीने की बूंदें उभर आई थी, पर वो हर चीज़ पसे पुश डाले वापस जनरल रज़ा को कॉल में ला रहा था। 1 बेल, 2 बेल, पूरी 7 बेल बाद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मीर ने दोबारा कॉल घुमाई, पर उन्होंने नहीं उठाया। मीर ने बालों में हाथ फेरते तीसरी बार नंबर डायल किया, पर इस बार जनरल रज़ा ने एन के साथ अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। गॉड डैम चाचू, क्यों मेरी जान लेने पे तुले हैं आप? वो शदीद इज़्तिराब बेचैनी की कैफियत से दो चार होते गाड़ी की चाबी उठाए बाहर भागा। थोड़ी देर में अकेडमी के सीईओ के ऑफिस में मौजूद था। यस मेजर मीर। सर, आई हैव टू लीव ऑन अर्जेंट बेसिस। इज एवरीथिंग ओके मेजर? नॉट रियली, आई हैव टू डील विद सम पर्सनल इश्यूज अर्जेंटली। ओके, लीव योर लेटर ऑन माई टेबल, बट आपको कल रियल टाइमिंग से पहले वापस आना होगा। आई विल सर। मैं कैप्टन फहद से कहता हूँ वो मेरा लेटर। फहद इज़ नॉट हियर मेजर, यू हैव टू टाइप इट योर सेल्फ। उन्होंने मुस्कुरा कर उसे बगौर देखा। वजी चेहरे पर अजीब परेशानी उजलते हुए था। यकीनन कोई बहुत ख़ास वजह थी, वरना वो बड़े से बड़े मामले में भी अपने असाब काबू रखना बखूबी जानता था। ऑल राइट सर। उसने अपना खून पीकर जब्त करते उन्हें सल्यूट किया, अपने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा दिए। कमरे की लाइट खोलते बहुत तेज़ी से लैपटॉप लेकर बैठा था, और जब उसकी नज़र एक सफ़ेद लिफाफे पर पड़ी, उसे याद आया था शाम में फहद ने बहुत उजलत में उसे लिफाफा ला कर दिया था। व्हाट इज़ दिस? वो उस वक्त सोफे पर बैठा अपना लैपटॉप गोद में लिया अकेडमी में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। सर, ये जर्नल रज़ा ने आपके लिए भिजवाया है। ऑफिशियल?
اس نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کے بہنوں میں گرا لیا. اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا. نو سر, سمتھنگ پرسنل. انہوں نے کہا تھا کہ آپ لازمی دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے کیپٹن, تھینک یو. میرے ٹیبل پہ رکھ دے, میں فری ہو کر دیکھ لوں گا. وہ واپس لیپ ٹاپ پر جھک گیا اور فہد لفافہ رکھتے چلا گیا. میر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا. اب اسے لٹ پلٹ کر ہاسپٹل کا اسٹیپ دیکھنے کے بعد کھول رہا تھا. اس کا اندازہ درست تھا. وہ اینی کی رپورٹ تھی. بری آنکھوں سے اب پل پل آنسو گر رہے تھے جبکہ لب گہری مسکراہٹ میں کھلے ہوئے تھے. اس وقت اگر کوئی اس کی یہ کیفیت دیکھ لیتا تو شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتا. تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ, تھینک یو سو مچ. اس کے اپنی آنکھیں صاف کر کے اٹھا کے شکر ادا کیا اور پھر تیزی سے اپنا لیٹر ٹائپ کرنے لگا. فوج میں ہونے کا یہ مسئلہ تھا, ہر چیز کے لیے آفیشیلی لیٹر ٹائپ کرنا پڑتا تھا. تھوڑی دیر میں وہ اپنا اجازت نامہ CEO کے حوالے کر کے اکیڈمی سے نکل چکا تھا. گاڑی ہوا کے دوش پہ سوار تھی. سارے راستے جہاں اس کے گداز لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی, وہیں این کو منانے کی فکر بھی لاحق تھی. وہ بار بار اس کی رپورٹ دیکھ کر لبوں سے لگا رہا تھا. اس کا انگ انگ اس کی خوشی کی گواہی دے رہا تھا. وہ این کی سوچ سے زیادہ خوش تھا. I'm so sorry این, I know میں تمہیں بہت ہرٹ کیا, بٹ میں تمہیں منا لوں گا. اب تو تم نے مجھے خود سے مزید محبت کرنے کی اتنی بڑی وجہ دے دی ہے. تھینک یو جنگلی بلی. اس سے ایک بار پھر اس لفافے کو لبے سے چھوتے ڈیش بورڈ میں رکھ دیا اور پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اس کے پاس جا پہنچے اور اپنے حصار میں بیچ لے. قریباً 4 گھنٹے کی طویل ڈرائیو کو 3 گھنٹوں میں عبور کر کے وہ واپس کھاریا پہنچ چکا تھا. گاڑی جنرل رضا کے بنگلے پہ روک اب تیزی سے گھر کا دروازہ بجا رہا تھا. رات کا 1 بج چکا تھا. ہر سو گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. السلام علیکم سر. داور, تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی کہ تم این کو یہاں لا رہے ہو؟ وہ اندر داخل ہوتے سختی سے سوال کر رہا تھا. سوری سر, رضا سر نے منع کیا تھا. اور شاید تم بھول گئے ہو داور کہ تم اپنے رضا سر کے انڈر نہیں میرے انڈر کام کرتے ہو. میر نے اسے کڑی نظر گھور کر جتاتے لون کا رخ کیا. داور محض سر جھکا کر رہ گیا. وہ اب اپنے اندرونی دروازے پہ دستک دے رہا تھا جو جنرل رضا نے اندر سے لاک کیا ہوا تھا. 2-3 دستک کے بعد وہ ہاتھ میں کتاب پکڑے باہر آئے. پر داور کی جگہ میر کو استادہ دیکھ دنگ رہ گئے. انہیں بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اتنی دور سے دوبارہ یہاں واپس آ جائے گا. یہاں کیا کر رہے تم؟ انہیں تیوری چڑھائے پوچھا. اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں. وہ بڑی معصومیت سے گویا ہوا, حالانکہ معصومیت سے اس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا. نہیں ہے یہاں کسی کی بیوی, تم جا سکتے ہو. وہ کلس کر کہتے دروازہ بند کرنے لگے, پر میر نے ہاتھ چل دیا. چاچو, آپ ایسا نہیں کر سکتے. اور یہ گئی میر علی مرتضیٰ کی ساری معصومیت تیل لینے. شاید تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ میں اور کیا کیا کر سکتا ہوں. جنرل رضا نے ناک کے نتنے پھلائے, بہویں اوپر اٹھاتے جتایا تھا. فار گاڈ سیک چاچو, مجھے این سے ملنے دیجیے, میں اسے لینے آیا ہوں. این سے ملنے کی بے چینی اور بےقراری ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدت پکڑتی جا رہی تھی. لسن مرتضیٰ, اپنا یہ غصہ اسے دکھاؤ جس پہ اس کا کوئی اثر پڑے. یہ میرا گھر ہے اور میری بیٹی اب یہیں رہے گی. ہفتے بعد آنے والے تھے نا تم, تو اب ملنے بھی اسی دن آنا, کیونکہ اس سے پہلے میں ہونے نہیں دوں گا, سمجھے؟ انہوں نے نہ کسی نرمی و مروت کا مظاہرہ کی میر کا ہاتھ جھٹک کر دروازہ بند کر دیا تھا, جبکہ وہ آنکھیں میچ کر رہ گیا. جبڑے کی ہڈیاں ضبط سے نمایاں ہو رہی تھی, کنپٹیاں سلگتی محسوس ہو رہی تھی. وہ کتنی دیر تک بند دروازہ دیکھنے کے بعد پوری طاقت سے اس پہ مکہ مارتے وہاں سے چلا گیا. اندر لیونگ روم میں بیٹھے جنرل رضا نے کتاب سے سر اٹھا کر دروازے کو گھورا اور پھر واپس جھکا لیا. ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ میری بیٹی کو رلانے سے پہلے 100 بار سوچو گے تم. آئے بڑے جلاد. سمجھتے کیا ہے خود کو آخر, باپ ہوں میں اس کا. اسے بڑی بری شکل بناتے جنرل رضا کی نقل اتاری تھی. پھر گردن اکڑائے کہا, اگر وہ باپ ہے تو میں بھی اس کا شوہر ہوں, اور میرا حق ان سے کہیں زیادہ ہے. بڑے آئے ہفتے بعد آنا. اپنی گاڑی کے پاس پنجرے میں بند شیر کی طرح چکرے کاٹتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا جنرل رضا کو کسی پنجرے میں بند کر دے. اتنی دور سے خوار ہو کر تمہارے لیے آیا ہوں, تم سے بنا ملا تو میں بھی نہیں جانے والا. این مرتضیٰ زیدی اس کے کمرے کی پچھلی کھڑکی کو دیکھتے ہوئے کچھ پرسوچ نظر آیا تھا. پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا. جی سر, میر سر چلے گئے ہیں. اس کے جاتے ہی داور نے کوارٹرز انٹرکام پہ موجود جنرل رضا کو مطلع کیا تھا. میں جانتا تھا تم جیسے ضدی شخص میں ذرہ برابر بھی میری بیٹی کے لیے نرمی نہیں ہے. تم صرف زبانی دعوے کر سکتے ہو میر, محبت نہیں. پر میری محبت کافی ہے میری بیٹی کے لیے, رکھ سکتا ہوں میں اس کا خیال. انہوں نے خفگی سے بڑبڑاتے اپنے کمرے کا رخ کر لیا. دوسری طرف این اب تک جاگتے لیٹی ہوئی چھت گھور رہی تھی. جب سے جنرل رضا نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے میر کو اس کی رپورٹس بھجوا دی ہیں, وہ شدت سے اس کے لوٹ آنے کی منتظر تھی. پر دوپہر جا کے رات ہو گئی تھی. نہ ہی وہ آیا تھا, نہ ہی اس کا فون. بھاری ہوتی سانسوں کو اندر کھینچتے اب بیڈ سے اتر کو واش روم کی طرف جا رہی تھی. بخار کی تمازت سے چہرہ تپ رہا تھا, جسم میں نکات و کمزوری واضح تھی. اسے لائٹس آن کی اور سنک کے پاس آ کر چہرے پہ پانی ڈالنے لگی. اس کا جی متلا رہا تھا. کھانا بھی جنرل رضا کے اصرار پہ مجبوراً حلق سے اتارا تھا,
क्योंकि उसे मेडिसिन्स भी खानी थी। चेहरा धोने के बाद वो मरे मरे कदमों से चलकर सोफे पे ढह गई। तबीयत का चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। उसे तंग आकर आंखें मीचती, फिर बेआवाज़ रोने लगी। अचानक उसके पीछे टेरेस पे खियोला उभरता महसूस हुआ। सोहेल ने पहले हैंड बैग अंदर रखा, उसके बाद खुद दबे कदमों दीवार खुलाकर टेरेस में कूदा। अब वो आराम आराम से चलते ग्लास विंडो की तरफ बढ़ रहा था। एनी हनूस आंखें बंद किए बेआवाज़ रो रही थी। विहोला ग्लास विंडो खोल रहा था। ग्लास विंडो का दरवाज़ा आहिस्तगी से सिरक रहा था। उसने कदम अंदर रखा। इधर एन आंसू बढ़ते उठ खड़ी हुई, आगे बढ़ा। एन भी बेड की तरफ बढ़ी। उसके कमरे में सिर्फ टेरेस में जलती लाइट्स की लंबी किरणनुमा मलगजी रोशनी आ रही थी। बाकी हर सू अंधेरा फैला हुआ था। अचानक उस दराज का मथियोले का पैर सोफे से टकराया, खाली में फंसा और मुंह के बल एन के एन बराबर जमीन पे जा गिरा। आह! गिरने के साथ ही नाक की हड्डी में उठने वाली शदीद टीस की लहर ने उसकी जान निकाल दी थी। दूसरी तरफ एन जो बेड की तरफ बढ़ रही थी, अचानक किसी के गिरने पर दहल कर चिल्लाई। पर इससे कबल कि वो मजीद चिल्लाकर अपने बाप समेत पूरी पाक फौज को इकट्ठा करती, मीर ने बिजली की तेजी से उठकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बीवी चुप, मैं हूँ मुर्तज़ा। अपने सामने मीर को पाकर एन की सब्ज कांच सी आंखें अपने हलकों में जो तब फैल सकती थी फैल चुकी थी। एनिदिल आप ठीक है? ये आवाज़ कैसी थी? दरवाज़ा खोले एनिदिल। अभी मीर कुछ कहता या एन कुछ कर पाती, जनरल रज़ा के दरवाज़ा पीने पर दोनों ही बुरी तरह चौंके थे। एन सहमी नजरें तिरछी किए दरवाज़ा को देखने लगी। एन दरवाज़ा खोलें शहजादी, डैडा परेशान हो रहे हैं। मीर ने उसे इशारे से मना कर रहा था। उसका भारी हाथ अब तक एन के लब्बों पर मौजूद था। वो बिल्कुल दीवार से लगी उसके हिसार में खड़ी थी। उनसे कहो तुम ठीक हो। उसकी पसीने से तर जबी देखते मीर ने कान के पास धीमी से सरगोशी की। एनिदिल आप ठीक हैं? दरवाज़ा खोलें एनिदिल। जनरल रज़ा ने इतनी सी देर में दरवाज़ा बजा कर बेचारे दरवाजे का हश्र नश्र निकाल दिया था। बीवी चुप क्यों खड़ी हो? कहो ना उनसे तुम ठीक हो, वरना वो अपने अंदर के आर्मी मैन को जगाकर दरवाज़ा तोड़ देंगे। उसने एन को हनूस चुप देख कर तब कर कहा, जिसमें एन की नज़र बेसाख्ता अपने मुंह पे मौजूद उसके हाथ पे गई थी। उस पल मीर ने भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था, फिर अपनी हिमाकत पे खजल होते फ़ौरन हाथ डालकर पीछे हट गया। एन मैं ठीक हूँ डैडा, बस टेरेस का दरवाज़ा खुला था ना, बिल्ली आ गई थी, उसने वो बड़ा वाला आवाज़ गिरा दिया। मेरी डर से चीख निकल गई। सॉरी आपको परेशान किया। वो अब ज़रा सा दरवाज़ा खोले बहुत धीमी सी आवाज़ में उन्हें मुतमईन करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, हालांकि दिल अभी तक 200 की रफ्तार से धड़क रहा था। नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो डैडा के साथ सो सकती हैं। क्यों मैं मर गया हूँ? मीर कलस कर बड़बड़ाया। उसकी बड़बड़ाहट इतनी ऊंची थी कि एन को आवाज़ सुनाई दी थी। उसकी मखरूती उंगली की गिरफ्त दरवाजे पर सख्त हुई, मगर चेहरे के तासरात यूं ही रहे। इट्स ओके डैडा, आई एम फाइन नाउ। मैंने स्लाइडिंग बंद कर दिया, आप सो जाएं, मुझे भी नींद आ रही है। श्योर? कह तो दिया नींद आ रही है, अब जाएंगे तो सोएगी ना, यहीं खड़े खड़े सोकर दिखाए। वो दरवाजे के पीछे वाली दीवार के साथ सीने पर हाथ बांधे खड़ा फिर बड़बड़ाया था। उस बार एन ने उसे पलटकर सर्द नज़रों से घूरा, लेकिन लम्हे के हज़ारों हिस्से में वापस गर्दन मोड़ ली। अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं आपके पास आ जाऊंगी डैडा। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी शहजादी। जनरल रज़ा अब आगे बढ़कर एन का माथा चूम रहे थे, साथ ही खुशती निगाह अंदर डालना नहीं भूले थे, पर नींद अंधेरे और दरवाज़ा पूरी तरह ना खुला होने के बायस उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया। मुस्कुराहट के हमरा उन्हें रुखसत करके दरवाज़ा बंद किया और फिर गहरी सांस भरकर आंखें मूंदे वहीं टेक लगाए खड़ी हो गई। उसका बदन अभी तक कपकपाहट का शिकार था, दिल उसी रफ्तार से धड़क रहा था। एन, वो कमरे की तमाम लाइट्स खोलकर अब उसके सामने नरमी से पुकार रहा था। एन ने आंखें नहीं खोली। मीर ने माबैन फासले को समेटते फिर से पुकारा, एन आंखें खोलो। वो यूं ही खड़ी रही, उसकी आंखें लबालब पानियों से भर गई थी, पर वो उसके सामने अपने आंसू दिखाकर खुद को मजीद कमज़ोर साबित करना नहीं चाहती थी। एन आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता था अपने गुस्से में मैं मजीद हर्ट कर जाऊँ, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा था। प्लीज़ लुक एट मी। उसने अपनी उंगलियां तपते गाल से मिस करते नादिम लहजे में एतराफ़ किया। उसके लम्स पे वो सिसकी थी। सब कांच से शिकवा आँखें खुल चुकी थीं, आंसू हर बंद तोड़कर बह रहे थे। मीर ने उसे खुद में बेचना चाहा, पर एन ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी थी।